नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज की बड़ी खबरों के साथ वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले आज हम बात करेंगे अमेरिका से मिडिल ईस्ट का मोह भंग कैसे हो रहा है। और अमेरिका में कंगाली की हालत यह हो गई है कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो कटोरा लेकर मिडिल ईस्ट पहुंच गए हैं। जी हां, अमेरिका ने ईरान को $300 अरब देने का वायदा तो किया, लेकिन जेब में जब पैसे ना हो तो फिर इज्जत सरेआम नीलाम होती है। और यही हाल अमेरिका का है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो दो बड़े लक्ष्य के साथ मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं। तो क्या ईरान की बारूद के आगे, ईरान के तेवर के आगे सबसे ताकतवर मुल्क ने घुटने टेक दिए? यह सवाल इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान से उठी बगावत की चिंगारी वॉशिंगटन के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। दावा है कि खाड़ी देश अमेरिका की फर्जी सुरक्षा गारंटी से इस कदर भड़के हैं कि उन्होंने व्हाइट हाउस के अरबों डॉलर के उस नए प्रपोजल को ठेंगा दिखा दिया है जिसे मानवता के लिए, जिसे मनवाने के लिए अमेरिकी दूत, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को खाड़ी देशों की चौखट पर कटोरा लेकर खड़ा होना पड़ा है। तेल और गैस के रईस सुल्तानों ने साफ कर दिया कि जब ईरान के मिसाइल ड्रोन से अमेरिका खुद को नहीं बचा पाया तो हमारी सुरक्षा क्या करेगा, और हम अपनी जमीन पर अमेरिकी मिलिट्री बेस का बोझ क्यों उठाएं। उधर अरब देशों का भरोसा टूटा, वहीं चीन और नेटो से नई जुगलबंदी शुरू हो गई। और इस महातनाव के पीछे $300 बिलियन की कौन सी कहानी है जिसने अमेरिका को दुनिया के सामने कंगाल बना दिया, भिखारी बना दिया? और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन की वो कौन सी कसम है जिसने अमेरिका और इजराइल के होश उड़ा दिए? विस्तार से खबर देखिए मेरे साथ वर्ल्ड नाउ में। फिर वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताएंगे ईरान के उस हथियार के बारे में जिसने दुनिया को सरप्राइज कर दिया है। क्या मिडिल ईस्ट में मचे महासंग्राम के बीच दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु ब्लास्ट होने वाला है? क्या पर्दे के पीछे ईरान ने परमाणु बम बना लिया है जिसके सामने अमेरिका और इजराइल की पूरी सैन्य ताकत बेबस होने वाली है? यह सवाल इसलिए क्योंकि खुफिया गलियारों से आ रही खबरें दुनिया को चौंका रही हैं। दावा है कि महाशक्ति अमेरिका में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन से ठीक पहले ईरान दुनिया को कोई एक सरप्राइज दे सकता है जो ग्लोबल ऑर्डर को हमेशा के लिए बदल दे। रूस, चीन और उत्तर कोरिया की त्रिमूर्ति के दम पर ईरान उस दहलीज पर पहुंच गया है जहां से परमाणु बम बनाने का रास्ता बहुत दिनों का नहीं है। अमेरिका और इजराइल के तमाम दावों के बावजूद, हमलों के बावजूद, जमीन के नीचे सैकड़ों फीट नीचे बनी गुप्त सुरंगों में ईरान आखिर ऐसा क्या चाल चल रहा है जिसने यूएन की न्यूक्लियर एजेंसी IAEA के भी हाथ पांव फुला दिए हैं? क्या ईरान अब उत्तर कोरिया के रास्ते चल पड़ा है? वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक मचे इस नए परमाणु बवंडर की पूरी इनसाइड स्टोरी मैं आपको दिखाऊंगा वर्ल्ड नाउ में। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे उत्तर कोरिया के उस कदम के बारे में जिससे पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड में। मिडिल ईस्ट में मचे कोहराम के बीच और दुनिया के दूसरे छोर पर महाविनाश का एक नया चक्रव्यूह तैयार हो रहा है। जब पूरी दुनिया को लगा कि जंग की आग शांत होगी, ठीक उसी वक्त समंदर की लहरों को चीरते हुए एक ऐसे खूंखार राक्षस की एंट्री हुई जिसने महाशक्ति अमेरिका और एशिया के कई देशों की नींद उड़ा दी। यह नई और खौफनाक चुनौती है तानाशाह किम जोंग उन का, वो घातक मिशन जो अब तक सिर्फ जमीन से मिसाइलें दागता था, लेकिन अब किम जोंग उन ने समंदर को भी ज्वालामुखी बनाने की कसम खा ली। रूस और चीन के खतरनाक त्रिकोण से मिली महाशक्ति के दम पर उत्तर कोरिया समंदर में अपनी ऐसी ताकत उतार रहा है जो परमाणु मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों से लैस है। दावा है कि इस नए कदम से दक्षिण कोरिया के साथ भीषण युद्ध भड़क सकता है, अमेरिका के साथ विवाद गहरा सकता है और समंदर की एक नई विवादित सीमा दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल सकती है। क्या है तानाशाह किम जोंग उनका वो सरप्राइज प्लान जिसे सीधे वॉशिंगटन को चुनौती दी है? बताएंगे आपको डिटेल से वर्ल्ड नाउ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान से मार खाने के बाद अमेरिका शांति की टेबल पर आया। शांति की टेबल पर आने के बाद अमेरिका अब उन चुनौतियों से दो चार हो रहा है जो उसके सामने ईरान ने रख दी। जब से अमेरिका और ईरान डील की बातचीत शुरू हुई तब से कई मोर्चों पर नाराजगी बढ़ गई। अमेरिका ने ईरान को $300 अरब की पेशकश की, लेकिन ये खजाना, ये पैसा आए कहां से? इसके लिए अमेरिकी विदेश मंत्री कटोरा लेकर मिडिल ईस्ट के दौरे पर निकल पड़े, लेकिन खाड़ी के देश अमेरिका से नाराज हैं। कहानी का एंगल यह है, खबर का एंगल यह है कि अमेरिका एक तो कंगाली का शिकार, ऊपर से $300 अरब का बोझ, और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में भरोसे का संकट, जहां से अमेरिका को मिडिल ईस्ट के देश ये संदेश दे रहे हैं कि बोरिया बस्तर बांधो और मिडिल ईस्ट खाली करो। इधर इजराइल अमेरिका में भी तनातनी है। अमेरिकी सीनेटर ट्रंप को घेर रहे हैं, दुनिया भी ट्रंप को घेरने में लगी है।
रक्षा जानकार मानते हैं कि हर जगह पर ट्रंप ने ही सरेंडर किया है, लेकिन मिडिल ईस्ट में क्या अमेरिका का चैप्टर क्लोज होने वाला है? चलिए डिटेल से आपको स्टोरी बताते हैं। कहते हैं जब से समझौते की बात बनी तब से मिडिल ईस्ट और खासकर खाड़ी देशों में बहुत नाराजगी हो गई। खाड़ी देश में अमेरिका ने ईरान के नाम पर जगह कब्जा किया, दादागिरी करते हुए सुरक्षा के नाम पर बेस बनाया, और फिर भी ईरानी जंग में अमेरिका न तो अपनी सुरक्षा कर पाया और न ही मिडिल ईस्ट के देशों को बचा पाया। इसी वजह से मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका से बहुत नाराज हैं। मिडिल ईस्ट के देशों का कहना है कि जब ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले से अमेरिका अपनी सुरक्षा नहीं कर पाया तो हमारी सुरक्षा का भरोसा कैसे दे रहा है और हमारी सुरक्षा के भरोसे की गारंटी कैसे लेता है? और सबसे बड़ी बात, मिडिल ईस्ट के देश अपनी जमीन अमेरिका को क्यों दें बेस चलाने के लिए? कहते हैं मिडिल ईस्ट के देशों ने अमेरिका को इशारा कर दिया है कि वक्त आ चुका है कि अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट से बोरिया बिस्तर बांध ले। ईरान को समझौते के तहत भारी भरकम फंड भी देना है और यह पैसा अमेरिका मिडिल ईस्ट से मांग रहा है। मार्को रूबियो को मिडिल ईस्ट भेजा गया है दो बड़े लक्ष्य को लेकर। पहला कि 300 अरब डॉलर का फंड जुटाना है मिडिल ईस्ट के देशों से, और दूसरा यह कि मिडिल ईस्ट के देशों को भविष्य में सुरक्षा की गारंटी देना है। लेकिन सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट के देश अब अमेरिका से कटकर ईरान और चीन का रुख करने लगे, क्योंकि ईरान और चीन में बहुत गहरी दोस्ती है और ईरान की बातें चीन नजरअंदाज नहीं करेगा, चीन की बात ईरान नजरअंदाज नहीं करेगा, और इसलिए मिडिल ईस्ट एक नया सुरक्षा अम्ब्रेला ढूंढ रहा है। यही वजह है कि हाल में दुबई के प्रिंस ने चीन का भी दौरा किया था। अब मिडिल ईस्ट के देशों से हालात ठीक करने के लिए ट्रंप ने अपने स्पेशल दूत विदेश मंत्री मार्को रूबियो को मिडिल ईस्ट भेजा है। खबर है कि मार्को रूबियो विदेश दौरे पर हैं, मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं, 3 दिन के दौरे पर, जहां वो संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन का दौरा करेंगे। इस दौरान मार्को रूबियो मिडिल ईस्ट के देशों को भरोसा दिलाएंगे कि आपकी सुरक्षा अमेरिका करेगा, उनके तेल और गैस के जहाज को इंटरनेशनल मार्केट तक सुरक्षित पहुंचाएगा, उनके हर मामले को अमेरिका पर्सनली सुलझाएगा। लेकिन खबर है कि खाड़ी देशों को अब अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, खास करके ईरान अमेरिका जंग के बाद और ईरान के लगातार होने वाले हमलों के बाद। पहले आप समझिए कि मार्को रूबियो के खाड़ी देशों के दौरे का मकसद क्या है। सबसे बड़ी बात जो है वो समझौते पर खाड़ी देशों की जो चिंताएं हैं उसको दूर करने की कोशिश है। ईरान को बहुत बड़ी वित्तीय मदद की पेशकश अमेरिका ने की है, जिससे खाड़ी देशों में बेचैनी है। अमेरिका चाह रहा है कि खाड़ी देश ही $300 बिलियन का पैकेज ईरान को दें। यूएई, कुवैत और बहरीन का पैसा देने से इनकार सामने आया है। यूएई, कुवैत और बहरीन को मार्को रूबियो समझाने पहुंचे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, अमेरिका आपके साथ है। मार्को भरोसा दिलाने पहुंचे हैं कि होर्मुज में टोल नहीं होगा और ईरान अमेरिका के इशारे पर चलेगा। लेकिन मिडिल ईस्ट को, जीसीसी को, गल्फ कंट्रीज को इन खोखले दावों पर भरोसा नहीं है। मार्को रूबियो के खाड़ी देशों के दौरे का एक और मकसद है। दरअसल खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर, ईरान और इजराइल के हालिया संघर्ष की वजह से अमेरिका और पश्चिमी देशों पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। अपनी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए वो जीसीसी यानी कि गल्फ कंट्रीज के भीतर रक्षा एकीकरण को मजबूत करने और नेटो जैसे बाहरी विकल्पों की तलाश पर विचार कर रहे हैं। जीसीसी के जरिए नाम से संस्था पहले ही है, अब उसे मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। मिडिल ईस्ट में बदलती परिस्थिति की वजह से खाड़ी देशों की रणनीति में बदलाव आया है। चलिए अब आपको जीसीसी के बारे में विस्तार से बताते हैं। क्या है जीसीसी? मिडिल ईस्ट में जीसीसी के नाम से एक संगठन है जिसमें खाड़ी के देश आते हैं, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान। फारस की खाड़ी से सटे 6 समृद्ध अरब देशों का समूह। ये शक्तिशाली हैं, आर्थिक तौर पर मजबूत हैं और इनका एक मजबूत सैन्य गठबंधन भी है। जीसीसी समूह की स्थापना साल 1981 में की गई थी। इसका मुख्यालय सऊदी अरब की राजधानी रियाद में है। सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना इसका काम है, सीमा शुल्क को आसान बनाना इसका काम है, एक साझा मुद्रा की दिशा में काम करना मकसद है, बाहरी खतरों से कैसे निपटा जाए, इसके लिए कोऑर्डिनेशन कैसे हो, यह काम है, रक्षा नीति और सैन्य समन्वय बनाए रखना, तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादों पर नियंत्रण रखना,
क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण रखना। लेकिन सवाल यह है कि अब जीसीसी इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों अदा करना चाहता है? मकसद यह है कि वो अमेरिकी छतरी से बाहर आ जाए। दरअसल अमेरिका के सभी बेस पर जो भी व्यवस्था और लाव लश्कर था, इन सबको ईरान ने 100 दिन के संघर्ष में बुरी तरह से पीटा, नेस्तनाबूद कर दिया। ईरान ने ऐसा मारा कि अमेरिका खुद मिडिल ईस्ट में नहीं संभल पाया और अपने ही बेसिस की रक्षा नहीं कर पाया। छोड़ दीजिए आप पूरे देश की रक्षा करने की बात, छोड़ दीजिए कतर की रक्षा करने की बात, छोड़ दीजिए सऊदी की रक्षा करने की बात। खाड़ी देशों को भरोसा था कि चाहे कितनी भी भीषण लड़ाई हो जाए, अमेरिका साथ है तो दुनिया का कोई भी इंसान उनका बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन मुश्तबा खामनेई ने ऐसा तलवार चलाया कि मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका से अलग थलग हो गए। मिडिल ईस्ट के तेल व्यापार पर सबसे बड़ा डेंट हुआ। इन देशों का तेल व्यापार चौपट हो गया, गैस का बाजार बर्बाद हो गया, मिडिल ईस्ट के देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, टूरिज्म चौपट हो गई। जंग में इन देशों को काफी नुकसान हुआ और यह तब हुआ जब अमेरिका इस बात की गारंटी देता था कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। और यही वजह है कि आज की तारीख में मिडिल ईस्ट के देशों को अमेरिका पर भरोसा नहीं है। वो चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका अपना बोरिया बिस्तर बांधे, अपना बैग पैक करे और यहां से दफा हो जाए। वैसे आपको बताते हैं कि अमेरिकी बेस मिडिल ईस्ट में कितनी बड़ी संख्या में है, टेम्पररी और परमानेंट दोनों मिलाकर। खबर है कि मिडिल ईस्ट देश अमेरिका से दूरी बना रहे हैं, एक नए गठबंधन की ओर देख रहे हैं जिसमें ईरान की भूमिका होगी, चाइना की भूमिका होगी, थोड़ी बहुत इंडिया की भूमिका होगी। यानी हमारा इस तरफ का गठबंधन एक मजबूत गठबंधन होगा, वेस्ट से कोई लेना देना नहीं होगा। तो अमेरिका से दूरी और नए गठबंधन की मजबूरी क्या है? ईरान अमेरिका तनाव ने खाड़ी देशों की सुरक्षा चिंताएं आसमान पर पहुंचा दी। खाड़ी देशों को लगा कि अमेरिका के भरोसे बैठे तो किसी भी दिन ईरान उठेगा और बम मारेगा और हमें कोई नहीं बचा पाएगा। युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना मौजूद थी लेकिन कुछ कर नहीं पाई। जीसीसी देशों में रणनीतिक स्वायत्तता की सोच अब मजबूत हो रही है। सुरक्षा के लिए सिर्फ वॉशिंगटन पर निर्भरता नहीं रह सकती। यूके और तुर्की के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। यहां तक कि आलम यह है कि जीसीसी के देश पाकिस्तान पर भी भरोसा करने के लिए तैयार है, लेकिन वो अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहते। वैसे अगर मेरी माने तो मैं जीसीसी के देशों को यह सलाह देना चाहूंगा कि पाकिस्तान अमेरिका से भी गया गुजरा, वो कब हाथ खींच लेगा, कब धोखा दे देगा, इसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। खैर, अब मिडिल ईस्ट कंट्री क्षेत्रीय रक्षा गठबंधन बनाने पर चर्चा कर रहे हैं। चीन के अलावा नेटो देशों के साथ संबंध बढ़ाने में तेजी, समुद्री मार्गों और ऊर्जा ढांचे की सुरक्षा पर फोकस बढ़ाया जाएगा। खाड़ी देश अब मल्टीपोलर सुरक्षा नीति की ओर बढ़ रहे हैं। खाड़ी देश किसी एक महाशक्ति पर डिपेंड नहीं रहना चाहते। मिडिल ईस्ट के देश आज 3 शक्तियों की तरफ देख रहे हैं, रशिया, चाइना और इंडिया। जंग के बीच में ईरान ने सभी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस का गर्दा उड़ा दिया और इजराइल का जो हुआ सो हुआ। अमेरिका को भी ईरान ने मटिया मेट कर दिया। इसलिए मिडिल ईस्ट के देशों को अमेरिका पर रत्ती भर भरोसा नहीं है और न ही उनके हथियार पर। उनका यह मानना है कल को फिर अगर ईरान से लड़ाई हुई और हम मजबूत नहीं रहे तो अमेरिका चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा, अमेरिका हमें नहीं बचा पाएगा। इजराइल की कोशिश थी कि मिडिल ईस्ट आपस में ही भिड़ जाए। ईरान से सभी अन्य देशों को इजराइल भिड़ाना चाहता था, लेकिन हो गया उल्टा। अमेरिका इजराइल के हमले से मिडिल ईस्ट के देश ही एकजुट होने लगे और इसके लिए बाकायदा इजराइल ने मिसाइलों से भी खाड़ी देशों पर हमला किया था। लेकिन खाड़ी के देश समझ गए कि आग भड़काने की साजिश है। कहते हैं मिडिल ईस्ट के किसी देश ने ईरान पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया। आप समझ रहे हैं इसके मायने क्या हैं? जबकि ईरान ने उन सभी देशों पर हमला किया था। हालांकि ईरान ने यह भी साफ किया था कि यह हमला उन देशों पर नहीं है, यह हमला सिर्फ वहां के बेस पर है। उधर अमेरिका 300 अरब डॉलर फंड मिडिल ईस्ट के देशों से जुटाना चाहता है, जो उसे समझौते के तहत ईरान को देना है। इसके लिए मार्को रूबियो कटोरा लेकर पहुंचे मिडिल ईस्ट, बोले पैसा दे दो भाई। मिडिल ईस्ट के देश कह रहे हैं कि अब हम अमेरिका की बात सुने ही क्यों, जब अमेरिका ईरान के हमलों से हमारी सुरक्षा नहीं कर पाया, अपने बेस की सुरक्षा नहीं कर पाया,
तो पैसा क्यों दिया जाए वाया अमेरिका? अगर देना ही, हम डायरेक्ट ईरान में इन्वेस्ट कर देंगे, जिससे ईरान के साथ संबंध भी ठीक हो जाएंगे, जिससे आगे जंग के आसार कम हो जाएंगे। लॉजिक तो है इस बात में कि अगर मिडिल ईस्ट डायरेक्ट ईरान को पैसा दे दें, जिस 300 अरब डॉलर की बात की जा रही है, समझौता अमेरिका के साथ हुआ, अमेरिका भरे 300 अरब डॉलर, लेकिन अगर मिडिल ईस्ट को कुछ इन्वेस्ट करना है वो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दें ईरान में, इससे उनके संबंध भी बेहतर हो जाएंगे और मिडिल ईस्ट का एक संगठन भी मजबूत हो जाएगा। मिडिल ईस्ट के हालिया सैन्य संघर्षों और तनाव की वजह से खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी के देशों और उनके पड़ोसी अरब देशों को भारी आर्थिक, बुनियादी ढांचे और मानवीय स्तर पर नुकसान उठाना पड़ा। कितना नुकसान हुआ ईरान के हमले में अमेरिका की वजह से, वो भी देख लीजिए, जिससे ये सभी देश भड़के हुए हैं अमेरिका पर। तेल राजस्व में $4.5 बिलियन का नुकसान हुआ सऊदी अरब को। वो कहते हैं इसकी भरपाई कहां से होगी? तेल कंपनी आरामको पर हमले से भारी नुकसान हुआ। तेल कंपनी की कई बड़ी योजनाएं प्रभावित हो गई। जंग की वजह से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला भी बाधित है। अमेरिकी दूतावास पर जो ड्रोन और मिसाइल हमला हुआ वो अलग है। अमेरिकी बेस होने की वजह से सुरक्षा का खतरा भी हो गया। अगर आप अनुमान लगाए कि सऊदी अरब में ये अमेरिकी बेस नहीं होते तो क्या ईरान सऊदी अरब पर हमला करता? जवाब है नहीं। तो खाड़ी देशों को यह लग रहा है कि भाई ना रहेगी बांस ना बचेगी बांसुरी, तो जो बांस का इलाज कर दो। मिडिल ईस्ट में यूएई की बात करें तो जंग की वजह से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। लगातार नुकसान की वजह से यूएई ओपेक से बाहर निकल गया और यूएई अब जितना तेल चाहे उतना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच सकता है। जंग के बीच होर्मुज बंद होने से काफी नुकसान हुआ। व्यापारिक केंद्रों के लॉजिस्टिक्स को भी नुकसान हुआ। अब आप कुवैत पर आ जाइए, जो अमेरिका का सबसे क्लोज सहयोगी है। भैया भी एक गोल्डन प्लेन गिफ्ट करा था कुवैत ने डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन जब लड़ाई हुई तो ईरान के हमले से अमेरिका कुवैत को भी नहीं बचा पाया। कुवैत के वाटर और पावर प्लांट और गैस प्लांट को जबरदस्त नुकसान हुआ। 90% आबादी की पानी आपूर्ति प्रभावित हुई। बिजली और पीने के पानी का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया, वो भी अमेरिका की वजह से। मिसाइल और ड्रोन हमले से बुनियादी ढांचे प्रभावित हुए। अमेरिकी सैन्य अड्डे की वजह से कुवैत को ज्यादा नुकसान हुआ। अब वही सवाल दोबारा, अगर कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डे नहीं होते तो क्या हमला होता? नहीं होता। अब आ जाइए कतर और बहरीन पर। कतर को $500 बिलियन का आर्थिक झटका लगा। बहरीन की अर्थव्यवस्था भी सीधे गर्त में चली गई। वित्तीय और व्यापारिक मार्ग असुरक्षित होने से बहुत नुकसान हुआ। ईरानी हमले की वजह से कतर और बहरीन में भी बहुत ज्यादा झटके लगे। इराक, सीरिया, यमन पर भी आ जाइए। क्षेत्रीय तनाव ने इराक के पुनर्निर्माण कार्य को रोक दिया। इराक में जल संकट की स्थिति पैदा हो गई। आर्थिक अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई। सीरिया में क्षेत्रीय हमलों ने मानवीय संकट पैदा किया। भूखमरी और नागरिकों का विस्थापन चरम पर पहुंच गया। जॉर्डन और ओमान में सीमावर्ती इलाकों में सैन्य तनाव से नुकसान बढ़ा। लाखों शरणार्थियों का खर्चा दोनों को उठाना पड़ा। जंग से घरेलू अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा, संसाधनों पर दबाव बढ़ा। होर्मुज बंद होने की वजह से भी दोनों देशों को काफी नुकसान हुआ, सिर्फ अमेरिका से दोस्ती की वजह से। वैसे मिडिल ईस्ट के जो देश जंग में नुकसान झेल रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ही अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका के बेसेस उन देशों में मौजूद थे जहां ईरान हमला कर रहा था और ईरान ने साफ कहा था कि हमारा हमला अमेरिका के ऊपर है, न कि इन देशों के ऊपर है। यानी वो बेस नहीं रहते तो हमला नहीं होता। तो फिर ऐसी दोस्ती का क्या फायदा? इधर ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची शांति समझौते पर पाकिस्तान पहुंचे, जहां पेजेश्कियन ने कहा कि वो ईरान ने इस्लामिक देशों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, जिसमें पाकिस्तान है, कतर है, सऊदी अरब है, मिस्र है, तुर्की है, ताकि आपसी समझ को बढ़ावा दिया जा सके और नए रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की नींव रखी जा सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि आम चुनौतियों का सामना करने के लिए इस्लामिक उम्मा की एकता और एकजुटता जरूरी है। उधर पेजेश्कियन ने यहां तक कह दिया कि अगर हमारे पास मिसाइल पावर नहीं होता तो अमेरिका और इजराइल आज इस स्थिति में नहीं छोड़ते, बल्कि वो ईरान को गाजा बना देते। आप खुद ये बयान सुनिए। اگر ما موشکامون که برای دفاع از خودمون بود نبود، اسرائیل ایران رو و آمریکا ایران رو مثل غزه شخ می‌زدن و به پیر و جوان رحم نمی‌کردن. اینا از حقوق بشر دم میزنن. دروغ بزرگی است. و اگر ما نمیتونستیم از خودمون دفاع کنیم، قطعاً کشور ما رو اینا رحم نمی‌کردن و قدرت ما رو نابود می‌کردن. در نتیجه هیچ وقت هیچگاه
در مقابل توان دفاعی خودمون با هیچ کس گفتگو نخواهیم کرد. यानी मिडिल ईस्ट अपनी एक अलग ताकत बनाना चाहता है, अमेरिका के भरोसे नहीं बैठना चाहता। उधर पेजेश्कियान ने यहां तक कह दिया कि हम अपनी रक्षा क्षमता को लेकर कभी भी किसी से बातचीत नहीं करेंगे। पेजेश्कियान ने इस बात को फिर से दोहराया कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को अमेरिका के साथ एमओयू में शामिल नहीं किया गया है और इस पर कभी बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि एमओयू में मिसाइल शामिल नहीं है, उस पर चर्चा नहीं कर सकते। हम अपनी रक्षा क्षमता को लेकर किसी से किसी भी कीमत पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। हमारी मिसाइलों पर चर्चा अमेरिका के साथ एमओयू का हिस्सा नहीं है और ना ही कभी होगा। यानी ईरान ने साफ कर दिया कि वो मिसाइल कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाने जा रहा है और आगे भी जारी रखेगा इसे। कुल मिलाकर कहें तो इस जंग के बाद मिडिल ईस्ट का नया सुल्तान ईरान बन चुका है, जिसके सामने मिडिल ईस्ट के देश सरेंडर करते नजर आ रहे हैं और अमेरिका यहां से भी खाली हाथ ही वापस जाएगा। क्या ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर दिया है? नहीं। क्या ईरान परमाणु हथियार की तरफ बढ़ रहा है? इसी सवाल को लेकर यह पूरा बवाल शुरू हुआ था, लेकिन अब इसके संकेत मिल रहे हैं कि ईरान ने ना तो अपना परमाणु कार्यक्रम रोका है, ना ही यूरेनियम एनरिचमेंट पर ईरान रोकने जा रहा है। ईरान के पास जंग के पहले से ही करीब 60% एनरिच्ड यूरेनियम था। आज की तारीख में करीबन 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, लेकिन कहां है ये दुनिया को नहीं पता है, अमेरिका को भी नहीं पता है, मोसाद को भी नहीं पता है, इजराइल को भी नहीं पता है। परमाणु बिजली घर के लिए यूरेनियम को 3 से 5% एनरिच करना पड़ता है। रिसर्च के लिए, रिएक्टर के लिए 20% तक और हथियार बनाने के लिए तकरीबन 90% तक एनरिच करना पड़ता है। ईरान एक बात बहुत अच्छे से जानता है और आज से नहीं जानता है, पिछले कई दशकों से जानता है कि जब तक वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा उसके देश पर हमले होते रहेंगे। चाहे वो पिछले साल का हमला हो, चाहे इस साल का हमला हो। अमेरिका समझौता तो करेगा, लेकिन एक दिन फिर ऐसा आएगा कि अमेरिका इजराइल मिलकर फिर से ईरान पर हमला करेगा। और ऐसे में ईरान का बस एक ही लक्ष्य है, किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल करो। दुनिया में ईरान एकमात्र ऐसा देश है जो बिना किसी परमाणु हथियार कार्यक्रम के 60% तक यूरेनियम एनरिच्ड कर चुका है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब परमाणु हथियार हासिल नहीं करना है तो फिर 60% यूरेनियम एनरिचमेंट के मायने क्या है? जाहिर सी बात है, ईरान दुनिया को वो सच नहीं बता रहा है जो सच परमाणु कार्यक्रम को लेकर वो जानता है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के लिए भी यह सबसे गंभीर चिंता का विषय है। आईएईए की रिपोर्ट के मुताबिक 12 दिन इजराइल ईरान युद्ध से पहले ईरान के पास 440.9 किलोग्राम 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम था। यानी आज से करीब एक साल पहले तक ईरान 60% यूरेनियम एनरिच कर चुका था। तो दुनिया को ऐसा क्यों लगता है कि ईरान इस मुद्दे पर शांत बैठ जाएगा, या अमेरिका को ऐसा क्यों लगता है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा? शायद यह संभव है कि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन से ठीक पहले ईरान परमाणु हथियार की बात कह दे, और अगर ऐसा हुआ तो क्या ईरान पर हमले हमेशा के लिए रुक जाएंगे? क्योंकि न्यूक्लियर हथियार न होने तक उत्तर कोरिया भी परेशान था, और आज की तारीख में उत्तर कोरिया जो जी चाहे करता है, लेकिन कोई चूं तक नहीं करता है किम जोंग उन के सामने। तो क्या ईरान इसी रास्ते पर है? रक्षा जानकार की माने तो 60% से 90% के लिए बस 500 SWU यानी कि सेपरेटिव वर्क यूनिट चाहिए, जबकि प्राकृतिक यूरेनियम से 60% तक पहुंचने में 5000 SWU लगे थे। यानी वहां से यहां 5 साल लगे और यहां से हाईग्रेड हथियार तक, हाईग्रेड यूरेनियम तक पहुंचने में बस 4 से 5 हफ्ते का वक्त चाहिए। यानी तकनीकी रूप से ईरान परमाणु बम की दहलीज पर खड़ा है, और पर्दे के पीछे से रूस, उत्तर कोरिया और चाइना की मदद जारी है। यानी 3 परमाणु देश जब मदद कर रहे हो तो ईरान पीछे कैसे रह सकता है? और यही बात है कि ईरान परमाणु बम की दहलीज पर आ चुका है, और अब तो उसे अमेरिका से झोले भर भर के डॉलर्स भी मिलने वाले हैं। तो कैसे धीरे धीरे ईरान परमाणु हथियार के करीब पहुंच रहा है, आइए आपको थोड़ा आसान शब्दों में समझाते हैं।
परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब बताया जा रहा है ईरान। 2025 में 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम 60% तक ईरान के पास था। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि परमाणु हथियार बनाने के करीब है ईरान, जिसके बाद अमेरिका ने हमला किया। रूस, चीन और उत्तर कोरिया की मदद से काम में लगातार तेजी लाई जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि 60% से 90% एनरिचमेंट तक जाने में बहुत सालों का वक्त नहीं लगता, महज 4 हफ्तों का वक्त लगता है। ईरान ने जंग में कहा था कि हम दुनिया को सरप्राइज करेंगे। ईरान ने अब तक नहीं बताया कि सरप्राइज कैसे करेगा, और उसने ये भी नहीं बताया कि उसने अपने 60% एनरिच्ड यूरेनियम को कहां छिपा कर रखा है। इसलिए रक्षा विशेषज्ञ, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद, ये सब मानते हैं कि ईरान चुप नहीं बैठने वाला है। हर हाल में वो न्यूक्लियर बम तक पहुंचेगा। आज, कल, परसों, 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, लेकिन वो जाएगा। क्या है विशेषज्ञों की राय, आप खुद सुनिए। ईरान काफी वर्षों से परमाणु हथियार बनाने के पीछे पड़ा हुआ है। 2015 में ओबामा के शासनकाल में जब JCPOA के द्वारा ईरान के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए और ऐसा लगा कि अब ईरान शायद परमाणु हथियार न बना पाएगा, उस समय में भी ईरान ने काफी तिकड़म लगा करके अपने रास्ते अख्तियार किए। जैसे IAEA के जो इंस्पेक्टर्स वहां विजिट करते थे, वो तत्काल उनको विजिट नहीं करने देता था, वो समय मांगता था। और इससे ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि ईरान ने चोरी छुपे अपनी गतिविधियां जारी रखी। दूसरी तरफ ट्रंप साहब ने यह बड़ा साफ कर दिया है कि ईरान को हर हालत में संवर्धित यूरेनियम दूसरे को देना ही पड़ेगा, अपने देश से बाहर निकालना पड़ेगा, जबकि ईरान ने इसके लिए खुले रूप से मना कर दिया है। तो ये एक टकराव की स्थिति बन रही है। भविष्य में क्या हो गया कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ईरान के रवैये से यह साफ लग रहा है कि वो हर हालत में परमाणु हथियार बनाने के लिए तत्पर है। तो रक्षा विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि ईरान की तत्परता परमाणु हथियार को लेकर है। बात बहुत सीधी से है, जिस दिन परमाणु हथियार बन गया उस दिन ईरान अपने आप को पूरी दुनिया की नजर में सुरक्षित मानेगा, और उसके बाद ना तो अमेरिका और ना ही इजराइल की ताकत होगी कि वो ईरान पर हमला कर पाए। वैसे भी परमाणु हथियार को वेपन ऑफ डिटरेंस कहते हैं। आज दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार है। आपको याद होगा, ईरानी परमाणु कार्यक्रम को लेकर बराक ओबामा के कार्यकाल में JCPOA समझौता हुआ था, और एक मास्टर स्ट्रोक था बराक ओबामा का, जिसे 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने फाड़कर कूड़े में फेंक दिया। लेकिन तब 2015 में दुनिया ने राहत की सांस ली थी। ईरान, अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन के बीच JCPOA हुई थी। ईरान ने कहा था हम एनरिचमेंट रोकेंगे और IAEA को आने देंगे, बदले में सैंक्शंस हटाओ। JCPOA के तहत ईरान के यूरेनियम भंडार को 300 किलोग्राम तक और एनरिचमेंट को 3.67% तक सीमित कर दिया गया था, ताकि हथियार बनाने का समय कम से कम 1 साल बना रहे। लेकिन ईरान ने गुपचुप तरीके से काम जारी रखा। माहौल खराब तब हो गया जब 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को तोड़ दिया। 2021 में ईरान ने JCPOA की अतिरिक्त निगरानी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। फरवरी 2021 के बाद से ईरान ने JCPOA की पाबंदियां हटा ली। IAEA का एडिशनल प्रोटोकॉल नतांज और फोर्दो तक रोजाना पहुंच और कुछ स्थलों की निरंतर निगरानी, सब कुछ ईरान ने बंद कर दिया, ताला जड़ दिया। ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका इस डील से बाहर निकल गया और उसके बाद ईरान ने एनरिचमेंट की रफ्तार बुलेट ट्रेन की तरह कर दी। दिसंबर 2024 तक IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने कहा कि ईरान 60% एनरिचमेंट पहुंच चुका है और बहुत नाटकीय तौर पर बढ़ा रहा है। यह खबर जैसे ही अमेरिका पहुंची, पूरा अमेरिका हिल गया। शायद 2018 में JCPOA जब तोड़ा गया, उसी दिन से ईरान ने एनरिचमेंट बढ़ाने का काम शुरू कर दिया था। अगर JCPOA ना तोड़ा गया होगा तो आज की तारीख में ईरान के पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम नहीं होता। अब अप्रैल 2025 में ट्रंप ने ईरान को 60 दिन की डेडलाइन दी और कहा कि डील करो नहीं तो अंजाम भुगतो। डेडलाइन भी बीत गई, बातचीत भी विफल रही।
जून 2025 में इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए। 12 दिन की जंग लड़ी गई। 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों के बाद आईएईए ने अपने सभी निरीक्षकों को ईरान से सुरक्षा कारणों से वापस बुला लिया और तब से ईरान ने आईएईए को अपने किसी भी नुकसान वाले ठिकाने पर जाने की इजाजत नहीं दी। तो ट्रंप साहब ने दावा किया कि भाई परमाणु ठिकाने हमने तबाह कर दिए, लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी। जब सच्चाई खंगाली गई तो सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि इस्फहान परमाणु कॉम्प्लेक्स के सुरंग परिसर में गतिविधि जारी है। आईएईए का मानना है कि ईरान अधिकांश 60% एनरिच्ड यूरेनियम इसी अंडरग्राउंड एरिया में दबाकर बैठा है। अमेरिका ने फिर कहा कि भाई एनरिचमेंट बंद करो और एनरिच्ड यूरेनियम हैंडओवर करो। ईरान ने फिर ठेंगा दिखा दिया। फिर फरवरी 28, 2026 में इसी बात को लेकर अमेरिका और इजराइल ने जॉइंट अटैक ईरान पर कर दिया और ईरान से कहा कि जब तक डील नहीं होगी, परमाणु कार्यक्रम नहीं रोका जाएगा, तब तक हमले जारी रहेंगे। लेकिन 100 दिन की लड़ाई में अमेरिका को समझ में आ गया कि यह लड़ाई लंबी नहीं लड़ी जा सकती और उसके गंभीर परिणाम अमेरिका और इजराइल दोनों को भुगतने पड़े। ईरान ने साफ कर दिया कि परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। अभी हाल ही में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने आईएईए निरीक्षण पर पूरी तरीके से सहमति दी है, लेकिन तेहरान ने इसे साफ इनकार कर दिया कहा कि ऐसी कोई योजना है ही नहीं। ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका और ईरान पिछले हफ्ते एक डील पर सहमत हुए जिसमें ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम को डाउन ब्लेंड करेगा, यानी कि एनरिचमेंट घटाएगा, जिससे अमेरिका कुछ सैंक्शंस हटाएगा और दोनों पक्षों को व्यापक समझौते के लिए 60 दिन का समय मिलेगा। लेकिन ईरान ने इस पर भी इनकार कर दिया कि उसने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका से कोई बातचीत की है या आईएईए को वापस अपने देश बुलाया है। वहीं आईएईए चीफ ग्रोसी ने कहा कि दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने एक एमओयू साइन किया जिसमें साफ लिखा है कि परमाणु गतिविधियों की आईएईए निगरानी होगी, निरीक्षण किया जाएगा, चाहे 2 दिन में हो, 10 दिन में हो। लेकिन ईरान इस पूरे गेम में लुका छिपी का खेल खेल रहा है और यह ईरान का पुराना हथियार है। इसे वो मोज़ैक डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। परमाणु हथियार की क्या संभावना है, यह भी जल्दी से जान लीजिए। ईरान के पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, यह बात दुनिया जानती है, लेकिन हो सकता है 70% भी हो, 80% भी हो। लेकिन अगर 90% तक ईरान पहुंच गया तो वो परमाणु बम बनाने में कामयाब हो जाएगा। अभी की तकनीक से वो एक यूरेनियम से डर्टी बम बना सकता है। खामनेई ने पिछले साल ही वॉरहेड के लिए मंजूरी दी थी। मुस्तफा ने परमाणु पर काम करने का आदेश भी दे दिए, यह भी खबर है। वर्तमान में ईरान परमाणु हथियार बनाने से सिर्फ 4 हफ्ते दूर है। आईएईए का मानना है कि ईरान के पास हथियार डिजाइन नहीं है, लेकिन पीछे से रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया सपोर्ट कर रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया ने ईरान की इस मामले में मदद की। तो क्या ईरान शायद वही नतीजा निकालेगा जो ईरान ने निकाला या फिर जो उत्तर कोरिया ने निकाला? एक परमाणु हथियार जिससे ईरान सुरक्षित रहे, भविष्य में किसी भी जंग की संभावना को खत्म कर दिया जाए और हमेशा हमेशा के लिए इजराइल और अमेरिका की धमकी से छुटकारा मिल जाए। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान ऐसा नहीं करना चाहे। ईरान एटम बम बना रहा है। मिडिल ईस्ट जंग के बाद दुनिया को लग रहा था कि शांति की राह मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक तरफ ईरान परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा है, जो कि सूत्र बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में तरक्की के बाद अपनी नौसेना को न्यूक्लियर हथियारों से लैस करने की बात कह दी है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन लगातार अब अपनी परमाणु ताकत को बढ़ा रहे हैं। हाल ही में उत्तर कोरिया ने 5000 टन क्षमता वाले एक नए विध्वंसक युद्धपोत को आधिकारिक तौर पर नौसेना में शामिल कर लिया। नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन ने इसे उत्तर कोरिया की बढ़ती नौसैनिक और परमाणु क्षमताओं का प्रतीक बताया। सरकारी मीडिया की जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्योंगयांग समुद्री क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति के विस्तार की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है।
इससे अमेरिका के दो सहयोगी इस इलाके में बहुत परेशान हैं, एक जापान और दूसरा साउथ कोरिया। किम ने क्या नई टेंशन दी है दुनिया को, वो भी जान लीजिए। किम जोंग उन ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। नौसेना को परमाणु हथियारों से लैस करने की तैयारी है। नौसेना को मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है। नौसेना को परमाणु हथियारों से लैस किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया से जल सीमा विवाद को लेकर तनाव बढ़ सकता है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के इस हरकत पर जापान और साउथ कोरिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका यह कहना है कि इससे इस इलाके में पावर बैलेंस बिगड़ेगा। वहीं उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA के मुताबिक किम जोंग उन ने पश्चिमी बंदरगाह शहर नाम्पो में आयोजित कमीशनिंग समारोह में कहा कि चोय होन नाम युद्धपोत इस बात का प्रमाण है कि नौसेना को परमाणु हथियारों से लैस करने की योजना निर्धारित कार्यक्रम और निर्धारित समय के हिसाब से ही आगे बढ़ रही है। KCNA ने यह भी बताया कि समारोह के बाद चोयहोन को औपचारिक रूप से उत्तर कोरियाई नौसेना में शामिल कर दिया गया और इस देश के पश्चिमी तट की रक्षा की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। खबर है कि रूस ने इस युद्धपोत को बनाने में मदद की है और अप्रैल 2025 में इस युद्धपोत का अनावरण करने के बाद इसके ट्रायल चल रहे थे। KCNA के मुताबिक ये युद्धपोत वायु रक्षा और पोतरोधी हथियारों के अलावा परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से भी लैस है। हालांकि दक्षिण कोरिया के अधिकारियों और विशेषज्ञों का मानना है कि यह पोत रूस की सहायता से तैयार किया गया है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग का संकेत है। लेकिन किम जोंग के इस नए परमाणु सनक ने, एटमी सनक ने वॉशिंगटन की नींद फिर से उड़ा दी है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।